इन द लास्ट वीडियो वी डिड कि कौन सी इनकम्स हैं जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर टैक्सेबल हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर कि कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो देखने में बिजनेस एंड प्रोफेशन की लगती हैं बट एक्चुअली दे आर टैक्सेबल सम अदर हेड्स. सो फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. सो अगर आपने मान लो आपका बिजनेस है घर किराए पे लेट आउट करना, मे बी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, मे बी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो देखने से लगता है कि दिस इज़ योर बिजनेस, सो इनकम शुड बी टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन. बट हमने हाउस प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था एनी इनकम जो बिल्डिंग से है और लैंड अटैच देयर टू, और अगर आप ऑनर हो उसके और आपने इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया तो उस सिचुएशन में दिस इज़ टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी. सो पहला पॉइंट कि जब भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, आपका चाहे बिजनेस है, इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी में. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आप अपने जो हाउसेस हैं वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को लेट आउट करते हो फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ योर बिजनेस, ओनली देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. द सेकेंड केस इज़ अगर आपने शेयर्स हेल्ड किए हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड, यानी आप ब्रोकर हो और आपका काम है शेयर्स खरीदना और बेचना, सो देखने से ये इनकम लगती है बिजनेस एंड प्रोफेशन से. सो शेयर से हमें कौन सी 3 इनकम्स मिलती हैं? शेयर से जब हम शेयर को बेचेंगे, खरीदेंगे, तो जो उसके ऊपर कैपिटल गेन लॉस होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन. शेयर्स के ऊपर जो आपको ब्रोकरेज मिलेगी, अगर आप किसी के लिए एज ए ब्रोकर काम कर रहे हो तो आपको जो ब्रोकरेज मिलेगी दैट इज़ योर इनकम. बट जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में. बट जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो शेयर्स के दौरान, वो डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देन थर्ड इज अगर आपने बिजनेस के एसेट्स बेचे हैं, तो बिजनेस के एसेट्स बेचेंगे तो देखने में लगता है कि बिजनेस जो भी गेन होगा दैट इज़ टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. बट सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड का या जो शेयर्स हैं, मतलब देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो कैपिटल गेन टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा. सो क्या एक्सेप्शंस हैं? सो मैं दोबारा से कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस के एसेट बेचते हो तो आपका ये गेन और लॉस इज टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन. सो वैसे तो देखने में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम लगती है, बट देर आर सर्टेन फ्यू एक्सेप्शंस जिसमें ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होगा. सो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड बेचते हो तो, या आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट एक्वायर किया था तो उसके ऊपर अब आप उसको अब वो यूज़ के लिए नहीं रहा तो आपने उसको बेच दिया, तो इसको हम 2 सेक्शंस में ट्रीट करेंगे. जो तो बेचने खरीदने पे कैपिटल गेन होगा वो तो नो डाउट कैपिटल गेन के चैप्टर में ही जाएगा, पर जितनी डिडक्शन तुमने साइंटिफिक रिसर्च की सेक्शन 35 में क्लेम कर चुके होगे उसकी रिकवरी इज टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. विद एन एग्जांपल लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल आपने एक साइंटिफिक रिसर्च का एसेट खरीदा था 20 लाख का, 4 साल आपने यूज़ किया और आपने उसके ऊपर मान लो डिडक्शन क्लेम कर चुके हो 18 लाख की, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची है सिर्फ 2 लाख की, और अब आपने वो एसेट 5 लाख का बेच दिया. तो कैपिटल गेन के चैप्टर में हम सेल कंसीडरेशन करेंगे 5 लाख लेस जो भी उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ सेल, वो हम माइनस करके कैपिटल गेन निकालेंगे अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. बट जो बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन, बट जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? जितनी डिडक्शन तुम क्लेम कर चुके हो उसकी रिकवरी. तो तुमने कितनी डिडक्शन क्लेम करी थी? 18 लाख, पर अभी कितनी रिकवरी हुई है? 5 लाख. तो सारी के सारे 5 लाख इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. लेट सपोज आपने 5 लाख की बजाय वो एसेट 10 लाख का बेचा, तो अगेन जो 10 लाख हैं 18 लाख के अंदर आते हैं, तो पूरे के पूरे 10 लाख आपकी क्या हो जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की डीम्ड प्रॉफिट्स.
कैपिटल गेन तो लग निकलेगा, वो लग गया, सेल कंसिडरेशन 10 लाख की मांगेंगे, जितनी कॉस्ट है वो उसको इंडेक्सेशन करके माइनस करेंगे, दैट इज सेपरेट प्रोसेस अंडर दैट कैपिटल गेन। पर जितनी डिडक्शन क्लेम कर चुके हो उसकी रिकवरी इज योर इनकम, डीम्ड इनकम अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो लेट्स सपोज अगर आपने 20 लाख का बेचा एसेट पूरा का पूरा, तो उस केस में 20 लाख, क्योंकि आपने डिडक्शन सिर्फ कितने की क्लेम करी है, 18 लाख की, तो 18 लाख विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। ये एक हमारा जर्नल रूल है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में जिस खर्चे की आप डिडक्शन ले चुके हो उसकी रिकवरी इज़ योर इनकम। तो सेम केस में अगर आपने जो 35 AD के अंडर यानी जो स्पेसिफिक एसेट्स खरीदे थे स्पेसिफिक बिजनेस के सेटअप करने के लिए, तो आप उन एसेट्स को अगर बेचते हो तो कैपिटल गेन के अंडर तो होगा ही होगा, पर जितनी डिडक्शन तुम क्लेम कर चुके हो उसकी रिकवरी इज ट्रीटेड एज योर इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिमिलरली अगर कोई पावर सेक्टर अंडरटेकिंग अगर अपने एसेट बेचती है तो वो इनकम भी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। सो दिस इज योर बिजनेस, but actually this income is taxable under the head income from other sources, and same like casual incomes, winning from lotteries, crossword puzzles। चाहे तुम सारा साल लॉटरी खरीदो, ये तुम्हारा रेगुलर, तुम कहो कि मेरी दिस इज एन एक्टिविटी, बट इवन दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड कैजुअल इनकम्स। सो दीज आर द इनकम्स which are related to business and profession but are not taxable under head business and profession। now अभी तक हमने जो मेन क्वेश्चन करा वो यहाँ तक हमारा था कि डिफाइन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड व्हाट आर द वेरियस इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड या बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए नॉट टैक्सेबल तो हम ये पॉइंट भी पोर्शन देंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, सेम फर्स्ट पार्ट तो सेम ही रहेगा, डिफाइन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड व्हाट आर द इनकम्स टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, या जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं, what are the important journal principles you will kept in mind while calculating business and profession income। तो उसमें ये हम सारे पॉइंट ये वाले और अगले वाले जर्नल प्रिंसिपल्स के अंडर वो सारे कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द असेसी। सो ऑनर उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, चाहे बिजनेस मैनेजर कैरी ऑन करे, चाहे एम्प्लॉयज़, चाहे एजेंट। ऑनर को अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो वो उसको टैक्सेबल होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारा साल कैरी ऑन करे, अगर उसने एनी पार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग कैरी किया है तो इट इज़ टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जिसका भी जो ऑनर है वो टैक्सेबल होगा, ना कि मैनेजर और एम्प्लॉयज़। बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो इनकम है वो हम एक बिज़नेस की अलग निकाल के अलग अलग नहीं निकालते, बल्कि एग्रीगेट करके निकालते हैं अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास बिजनेस ए है, बी है और सी बिजनेस है, तो तीनों की इनकम अलग निकाल लोगे और फिर प्लस कर दोगे। मान लो 2 की इनकम है, 1 का लॉस है, तो वो आपस में सेट ऑफ कर दोगे सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर। बट मान लो आपका एक बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं और उसमें लॉस है, मतलब इनकम है ही नहीं है और उसके एक्सपेंसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो हम एक बिज़नेस के एक्सपेंसेस दूसरे बिज़नेस की इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस हम मान लो प्रॉफिट्स नहीं है, पर फिर भी हम एक्सपेंसेस माइनस करके लॉस निकाल लेंगे। लॉस वी कैन सेट ऑफ बट नॉट द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बिजनेस की हम पॉइंट इसमें यही करेंगे कि स्पेकुलेशन इनकम जो है वो टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन है, पर स्पेकुलेशन लॉस जो है वो सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम में से सेटअप हो सकता है और किसी में से नहीं। और अगर ये सेटअप नहीं होता तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द नेक्स्ट 4 years। देन प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ ए बिजनेस। अगर आप बिजनेस लगाया स्लम सेल की तरह इकट्ठा बेचते हो विदाउट डिफाइनिंग कि हर एसेट कितने का बेचा, यानी सेपरेट वैल्यू असाइन नहीं करते, तो इनकम जो भी सेल के ऊपर आपकी होगी वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होएगी सारे एसेट्स की, चाहे उसमें स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना है। बट अगर आप हर एसेट अलग अलग बेचते हो तो स्टॉक इन ट्रेड का जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में और रेस्ट का कैपिटल गेन के चैप्टर में।
टैक्स हमेशा रियल ऑनर पे लगता है। एंड बिजनेस की इनकम लीगल और इलीगल भी हो सकती है। बिजनेस की इनकम हम हर साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, और इवन नेगेटिव इनकम्स जो हैं दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड। सो व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स, ये भी हम इसी के साथ ही ऊपर कोई जनरल प्रिंसिपल्स बनाएंगे, और इसके साथ जनरल प्रिंसिपल्स यही हैं कि जो एक्सपेंडिचर हम ऑर्डिनरी नॉर्मल जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपने नोटिस किया होगा कि हमने कहीं डिडक्शंस में आगे देखना कि हम कभी भी डिडक्शंस में ये नहीं लिखते सैलरी अलाउड है, ऑडिट फीस अलाउड है, या हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, ऐसी चीज़ें नहीं लिखते। दीज आर द जनरल अंडरस्टूड है कि ये खर्चे अलाउड हैं, सिर्फ स्पेसिफिक डिडक्शंस हमने बताते हैं। तो जनरल रूल क्या है कि जो भी खर्चा एक नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए एक नॉर्मल बिजनेसमैन करता है, वो सारे के सारे यानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी हैं वो सारे अलाउड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेदर का काम कर रहे हो तो जितना भी रॉ मटेरियल लेदर का ख़रीदना है, या लेदर के रिलेटेड आपने पॉलिश खरीदनी है, या वट एवर इट मे बी, दैट इज़ फुली अलाउड। बट अगर आप कहो कि लेदर इंडस्ट्री में आप घी की परचेज दिखा रहे हो, दैट इज़ नॉट रिलेटेड। सो जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, खर्चे इंसिडेंटल हैं यानी रिलेटेड हैं, वही अलाउड होंगे। सो दोज एक्सपेंसेस आर अलाउड जो एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे अभी हम आगे डिडक्शंस करेंगे तो उसमें हमें कुछ डिडक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि फुली अलाउड नहीं है, इतनी अलाउड है, तो उतना ही हम करेंगे जितना अलाउड है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम जनरल कमर्शियल एक्सपीडियंसी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे। जो भी बिजनेस शुरू होने से पहले वाले खर्चे हैं जिनको हम प्री कमेंसमेंट खर्चा कहते हैं, दैट ऑल आर अलाउड ओनली अंडर सेक्शन 35D यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, या जहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है, अदरवाइज वो हम अलाउड नहीं करते। डिडक्शंस सिर्फ आपने लॉसेस सेटअप कर सकते हो बिजनेस का, पर एक बिजनेस के एक्सपेंस दूसरे में से माइनस नहीं कर सकते। और अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका है और उसके लॉसेस पेंडिंग है, लॉसेस कैन बी सेट अप फ्रॉम द अदर बिजनेस। सो इन केस ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड, चाहे वो इस अकाउंटिंग ईयर के साथ रिलेटेड है या अगले। पार्टनर को अगर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम फर्म, तो अगर उसने उस शेयर को मान लो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से लोन लिया है, तो उसको भी वो जो खर्चा है वो अलाउड होगा। एक्सपेंसेस अलाउड हैं, लॉसेस सिर्फ रेवेन्यू नेचर के अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नहीं। इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है डिडक्शंस में, वहीं पे अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं। सो एक्सपेंडिचर विच इज़ डिडक्टेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पस इज़ वन विच इज़ इट टुवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सिंपलीफाई करो कि आपने जो खर्चे, अगर आप खर्चा हुआ नहीं है उसके लिए वैसे पैसा सेपरेट रखते हो तो वो आपका अलाउड नहीं है, अनलेस एन एक्चुअल में वो खर्चा उसी साल का ड्यू हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ग्रेजुटी देनी है एम्प्लॉयज़ को, तो ड्यू है उसी साल में ड्यू है, तो आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हो और वो अलाउड भी होगी। बट अगर आपकी खर्चा अभी पेंडिंग, मतलब अभी नहीं आया खर्चा, 10 साल बाद देनी है आपने ग्रेजुटी, तो आज आप उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हो तो वो डिसअलाउड होगी। सो एनी अमाउंट जिस पीछे डिडक्शन जिसकी मिल चुकी है उसकी रिकवरी इज़ योर इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो एक्साइज ड्यूटी पे करते हो तो आप लिखते हो 2 एक्साइज ड्यूटी, और कल को उस एक्साइज ड्यूटी का रिफ़ंड मिल जाएगा तो वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, इनकम। सो जो बर्डन है आपके ऊपर है कि अगर आपने डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप एलिजिबल उस डिडक्शन के लिए, तो बर्डन इज़ ऑन यू assessee. So these are the various principles. ये पॉइंट बन सकता है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं while you kept in mind while calculating the business and profession income.